चलिए साथियों, आज स्कूल मैनेजमेंट का पेपर नंबर 2 है। बिना किसी टाइम के वेस्टेज के अपन सीधे जो है आज के पेपर की तरफ अग्रसर होते हैं। पहले प्रश्न पे पहुंचते हैं। पहला प्रश्न आज के पेपर का, भारत में सैनिक स्कूलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला विकल्प है इसमें, भारत में सैनिक स्कूल स्थापित करने का श्रेय तत्कालिक रक्षा मंत्री वी.के. मेनन को जाता है। ये बिल्कुल सही है। भारत में सैनिक स्कूलों का ध्येय वाक्य बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति है। बिल्कुल सही है। भारत में वर्तमान में 35 सैनिक स्कूल हैं। ये भी सही है। और राजस्थान में वर्तमान में 2 सैनिक स्कूल हैं। ये भी सही है। इसका मतलब है यहाँ पे चारों के चारों विकल्प आपके सही होंगे। अब आगे के प्रश्न की तरफ बढ़े इससे पहले ही हम थोड़ा सा इसके सैनिक स्कूलों के बारे में देख लेते हैं कि वर्तमान में राजस्थान में सैनिक स्कूलों को लेके क्या सीन है और संपूर्ण भारत में क्या स्थिति है। देखिए, जो है वर्तमान में भारत में कुल 35 सैनिक स्कूल हैं। इन 35 इस सैनिक स्कूलों में जो सबसे पहली सैनिक स्कूल थी वो लखनऊ सैनिक स्कूल थी। लखनऊ यूपी में पड़ता है और यूपी में सर्वाधिक 4 सैनिक स्कूलें हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक सैनिक स्कूलें उत्तर प्रदेश में हैं 4। वर्तमान में टोटल संपूर्ण भारत में 35 सैनिक स्कूल हैं। इन 35 सैनिक स्कूलों में 2 राजस्थान में हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि जो सैनिक स्कूल हैं वो 27 प्रस्तावित सैनिक स्कूल संपूर्ण भारत में हैं। संपूर्ण भारत में 27 प्रस्तावित, इन 35 के अलावा हैं। इन 27 प्रस्तावित स्कूलों में 5 प्रस्तावित स्कूल राजस्थान में हैं। इन 5 जो प्रस्तावित स्कूल हैं राजस्थान में वो कौन कौन सी हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। एक है आपका जयपुर में, एक है आपका पाली में, एक आपका उदयपुर में, एक आपका दौसा में और एक आपका अलवर में। ये ध्यान रखना। अभी निर्मला सीतारमण जो अपने गृह मंत्री थी उन्होंने एक बात और बताई थी कि पीपीपी मोड पे 100 सैनिक स्कूल और खोली जाएंगी। तो ये भी आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है। इसके अलावा इसके बारे में जो है इसका जो ध्येय वाक्य है वो है बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति, ठीक है। अब इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक तो अपने चित्तौड़ में सैनिक स्कूल है, चित्तौड़ में जो 1961 में बनी, और एक 2018 में आपके झुंझुनू में बनी थी 7 अगस्त 2018 को, और चित्तौड़ वाली 23 जून 1961 को बनी थी। इसमें आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो इनके ध्येय वाक्य हैं उनको लेके आपको कंफ्यूज हो सकता है। तो यदि ये पूछा जाए कि सैनिक स्कूल का जो ध्येय वाक्य है वो क्या होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है बुद्धिमत्ता, पराक्रम और देशभक्ति सैनिक स्कूल का कॉमन ध्येय वाक्य है। अब यदि चित्तौड़ वाली स्कूल का सैनिक स्कूल का जो है वो पूछे आपको कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो पर्टिकुलर चित्तौड़ स्कूल का, चित्तौड़ वाले सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य है न दैन्यम न पलायनम। और यदि झुंझुनू वाली सैनिक स्कूल का यदि ध्येय वाक्य पूछे तो राष्ट्रीय समर्पणाम आपको बतानी है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको और ध्यान रखना है। भारत में वर्तमान में मैंने आपको बताया कि 35 सैनिक स्कूल हैं। 35 और जो है 27 प्रस्तावित सैनिक स्कूल हैं। 35 में से 2 राजस्थान में वर्तमान में कार्यरत हैं, चित्तौड़ और झुंझुनू। 27 में 5 प्रस्तावित स्कूल मैंने अभी आपको बताया, जयपुर, पाली, उदयपुर, दौसा और अलवर में 5 सैनिक स्कूल हैं। निर्मला सीतारमण का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया कि 100 सैनिक स्कूल पीपीपी मोड पे और खोले जाने की बात कही जा रही है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि लगभग भारत के प्रत्येक स्टेट में सैनिक स्कूल हैं, लेकिन 4 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे कोई सैनिक स्कूल नहीं है। तो वो 4 स्टेट भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से 4 स्टेट हैं? एक तो आपका मेघालय है, एक सिक्किम है, मेघालय, सिक्किम,
तेलंगाना और त्रिपुरा। तेलंगाना और त्रिपुरा, ये 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पे कोई सैनिक स्कूल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सैनिक स्कूल का एक चित्र है, ये आपको देखना है। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न कौन सा है। राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने सैनिक स्कूल हैं? मैंने अभी आपको बताया कि 2 सैनिक स्कूल हैं, एक चित्तौड़गढ़ में है और एक आपके झुंझुनू में है। चित्तौड़गढ़ वाला जो है वो 1960 में जो है इसका 61 में बना था, और चित्तौड़ वाला जो 27वां है, झुंझुनू वाला 27वां है, वो 2018 में बना था। एक थोड़ा सा आपको एक लड़कियों के बारे में, आरक्षण के बारे में आपको कंफ्यूज हो सकता है कि लड़कियों का रिजर्वेशन के बारे में कि क्या सीन है वर्तमान में, क्या सैनिक स्कूलों में लड़कियों को जो है एडमिशन दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो ये थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए वर्तमान में 10% आरक्षण लड़कियों का है। ठीक है, अब वो 10% कैसे है? यदि जैसे मान लो 100 सीट हैं तो 100 सीटों का में 10 सीट जो है वो लड़कियों के लिए आरक्षित होंगी सैनिक स्कूलों में। जो प्रावधान है वो प्रावधान इस प्रकार है कि किसी भी सैनिक स्कूल में 10% कुल सीटों का 10% या 10 सीट जो भी ज़्यादा होगी वो लड़कियों के लिए आरक्षित रहेंगी। अब इसका जो है धीरे धीरे, मतलब पहले 2018-19 का जो शैक्षिक सत्र था उससे पहले कभी भी लड़कियों को सैनिक स्कूलों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। अब क्या स्थिति है? देखिए 2018 में क्या हुआ था कि भारत की 2018-19 का आपको शैक्षिक सत्र ध्यान रखना है, 2019-20 का शैक्षिक सत्र ध्यान रखना है, और वर्तमान में जो अभी चलेगा 2022-23, तो ये तीनों शैक्षिक सत्र आपको ध्यान रखना है क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे पहले 2018-19 में आपकी जो लखनऊ सैनिक स्कूल है, भारत की पहली स्कूल है लखनऊ सैनिक स्कूल। लखनऊ सैनिक स्कूल में कक्षा 9 में 20 छात्राओं को एडमिशन दिया था। सबसे पहले कक्षा 9 में 20 लड़कियों को एडमिशन मिला था 2018-19 के शैक्षिक सत्र में। अच्छा, ये यदि आपको ये पूछ ले कि भारत में कौन सी सैनिक स्कूल में कक्षा 6 में लड़कियों को सबसे पहले प्रवेश दिया गया था, तो आपको ध्यान रखना है एक सैनिक स्कूल है मिजोरम में, छिंगछिप सैनिक स्कूल है मिजोरम की, सैनिक स्कूल मिजोरम है। उसमें कक्षा 6 में इसको एडमिशन दिया था सबसे पहले। अब वर्तमान में क्या सीन है? वर्तमान में ये सीन है कि भारत की जो वर्तमान में कुल 35 सैनिक स्कूल हैं, उन 35 सैनिक स्कूलों में प्रत्येक सैनिक स्कूलों में सत्र 2022-23 में जो भी एडमिशन होंगे उसमें लड़कियों के लिए 10% या 10 सीट जो भी ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपको एडमिशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, सैनिक स्कूल झुंझुनू का ध्येय वाक्य निम्नलिखित में से क्या है? तो सैनिक स्कूल झुंझुनू के बारे में मैंने आपको बताया था, राष्ट्रीय समर्पणाम जो है इसका ध्येय वाक्य है। 2018 में इस सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी। उस समय ये 27वें क्रम की स्कूल थी। न दैन्यम न पलायनम आपके सैनिक स्कूल का वो वाक्य है, ध्येय वाक्य है। चौथा प्रश्न है, सैनिक स्कूल सोसाइटी के नियामक बोर्ड में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो सीधा सा प्रश्न है, 14 सदस्य बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होता है। पांचवी है, सैनिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? देखिए, भूतपूर्व सैनिक एवं शहीदों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण होता है सैनिक स्कूलों में, बिल्कुल सही है। आपको ये ध्यान रखना है कि सैनिक स्कूल का जब भी जिक्र आए तो कुछ चीजें आपको उसमें
तुरंत क्लिक होनी चाहिए। जैसे क्या क्या होना चाहिए कि वर्तमान में, जैसे मान लो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, वर्तमान में भारत में 35 सैनिक स्कूल हैं, जिसमें 17 जो लखनऊ उत्तर प्रदेश वाली पहली स्कूल थी। इन 35 कुल 35 सैनिक स्कूलों में 2 सैनिक स्कूल राजस्थान में है, एक चित्तौड़ में है जो 1961 में बनी थी, और दूसरी झुंझुनू में है जो 2018 में बनी थी। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि वर्तमान में संपूर्ण भारत में 27 प्रस्तावित स्कूल हैं। इन 27 प्रस्तावित स्कूलों में 5 स्कूल जयपुर, पाली, उदयपुर, दौसा और अलवर में जो है वो राजस्थान में भी प्रस्तावित हैं। 35 सैनिक स्कूल टोटल हैं, उन 35 में से सर्वाधिक 4 हैं वो यूपी में हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो सैनिक स्कूल में जो प्रवेश होते हैं वो एनटीए द्वारा होते हैं, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एक, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो एक टेस्ट करवाता है इन सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए। उस टेस्ट को AISSEE बोलते हैं। अब इसका क्या अर्थ हुआ AISSEE का? AISSEE का अर्थ है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। दोबारा देखो, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। ये कौन सी एजेंसी करता है, एग्जाम आयोजित करवाती है? एनटीए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान रखना है। 10% लड़कियों को वर्तमान में 10% आरक्षण है, वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और न दैन्यम न पलायनम को आपको जरूर ध्यान रखना है। ये चित्तौड़ सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य है, और झुंझुनू सैनिक स्कूल का ध्येय वाक्य राष्ट्रीय समर्पणाम। बुद्धिमता, पराक्रम और देशभक्ति संपूर्ण सैनिक स्कूलों का ध्येय वाक्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब प्रश्न पे आते हैं, सैनिक स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षण से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो ये तो सही है, 25% आरक्षण होता है। ठीक है, ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, क्योंकि गृह राज्य के जो भी बच्चे होते हैं उनको 33% आरक्षण होता है। ठीक है, अब जैसे अपने चित्तौड़ और झुंझुनू के सैनिक स्कूलों की बात करें तो चित्तौड़ और झुंझुनू के दोनों सैनिक स्कूलों में आप जाके देख लीजिए, वहां पे जो भी जितने भी सीट हैं उनमें 33% राजस्थान के बालक बालिकाएं मिलेंगे आपको। ठीक है, वे बालक जहां स्कूल स्थापित है बच्चों के लिए 33% आरक्षण है। ठीक है, और SC और ST श्रेणी के बालकों का क्रमशः, अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ST का आरक्षण है 7.5% और SC का आरक्षण है 15%। तो यहाँ पे दोनों को उल्टा कर दिया है, इसलिए ये विकल्प आपका गलत हो जाएगा और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, राज्य के बालक जहां स्थापित है 67% आरक्षण होता है। ठीक है, सभी राज्यों के बालक 33%, ये 67 विकल्प ये थोड़ा सा गलत हो गया है। वर्तमान समय में भारत में कुल कितनी मिलिट्री स्कूल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में मिलिट्री स्कूलों के बारे में अपन थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले तो इसकी जो हल्की फुल्की जो विशेष सूचनाएं हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक तो सैनिक स्कूलों के बारे में, जहां भी आपको मिलिट्री स्कूलों के बारे में यदि कोई प्रश्न आए आपके दिमाग में स्क्रीन पे या आपके जो है पेपर में, तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, कुछ तो डेट ध्यान रखनी है, कुछ वर्ष हैं आपके, 1922 है, 1925 है, 1954 है या 1966 है और 2007 है। ये तो वर्ष आपको ध्यान रखना है। 1922 में जो है चेल हिमाचल प्रदेश में जो है पहला मिलिट्री स्कूल स्थापित हुआ था, और इस साल में 1925 में ये रनिंग में आ गया था, मतलब चालू हो गया था, अध्यापन कार्य शुरू हो गया था। 1954 में इन स्कूलों को पब्लिक स्कूल का दर्जा दिया गया। 1966 में इसको मिलिट्री स्कूल बना दिया गया। ठीक है, और वर्तमान नाम जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल नाम दिया था 2007 में। कुछ चीजें यहां मैं लिख देता हूं, मिलिट्री स्कूल के बारे में ये फैक्ट हैं, वो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं, संख्या इनकी 5 है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल संपूर्ण भारत में 5 है। इन 5 में से 2 राजस्थान में है, 2 कर्नाटक में है और 1 हिमाचल में है।
ठीक है। 2 कर्नाटक राजस्थान में, एक तो है आपका अजमेर में और एक है आपका धौलपुर में। अजमेर जो सैनिक मिलिट्री स्कूल है उसकी स्थापना हुई थी आपकी 1930 में, और धौलपुर जो सैनिक स्कूल है उसकी स्थापना हुई थी 1962 में। धौलपुर सैनिक स्कूल स्वतंत्रता के बाद स्थापित भारत का एकमात्र सैनिक स्कूल है। ठीक है, तो इसको नवीनतम भी अपन बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मिलिट्री स्कूल यदि उसका सील वाक्य सैनिक स्कूल का हो सकता है, तो इसका भी कुछ ना कुछ सील वाक्य तो होगा, जो ध्येय वाक्य होगा सीलम परम भूषणम, ये आपको ध्यान रखना है। सीलम परम भूषणम मिलिट्री स्कूल का ये ध्येय वाक्य होता है। इसका अर्थ होता है चरित्र ही सबसे बड़ा गुण है। चरित्र ही सबसे बड़ा गुण है। ठीक है, 1922 का आपको ध्यान रखना है। ये आपको 1922 की जहां भी तिथि दिखे तो आपको जॉर्ज पंचम भी आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज पंचम के सहयोग से 1922 में चेल हिमाचल प्रदेश जो उस समय पंजाब में था, वहां पे आपकी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना होती है। और बाद में 1930 में अजमेर में जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना होती है। 2 कर्नाटक में जो है, 2 कर्नाटक में है स्कूल, मैंने आपको बताया। तो 2 कर्नाटक में, एक बेलगांव में है, बेलगांव में, और एक बेंगलुरु में, बेंगलुरु में। इस प्रकार ये जो इसकी थोड़ी डिटेल्स हो गई आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में। ठीक है, ये अपनी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है। इसकी तिथि आपको जरूर ध्यान रखना है साथियों। आपको इसकी जो स्थापित होने की जो वर्ष है वो आपको ध्यान रखना है। 1930 में जो है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की स्थापना हुई थी, जबकि पहला जो मिलिट्री स्कूल था वो चेल हिमाचल वाला था, वो 1922 में स्थापित हो गया था, लेकिन विधिवत कक्षाएं 1925 में शुरू हुई थी। और आपको ये और ध्यान रखना है कि धौलपुर मिलिट्री स्कूल जो है वो भारत का अंतिम मिलिट्री स्कूल है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी और स्वतंत्रता के बाद स्थापित एकमात्र मिलिट्री स्कूल है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 7वां प्रश्न है, भारत में मिलिट्री स्कूलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दी गई कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, भारत में मिलिट्री स्कूल खोलने का विचार सर्वप्रथम जॉर्ज पंचम के दिमाग में 1922 में आया। मैंने आपको बताया तो 1922 में चेल हिमाचल प्रदेश में पहला मिलिट्री स्कूल हुआ था। 1925 में ये शुरू हो गया था विधिवत क्लासें। ठीक है, ये 6 से 12 तक के होते हैं, ये बिल्कुल सही है। 5 मिलिट्री स्कूल हैं भारत में, 2 राजस्थान में है, मैंने आपको बताया था 2 राजस्थान में, अजमेर और धौलपुर में है। ठीक है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का वर्तमान ध्येय वाक्य सर्विस बिफोर सेल्फ नहीं है भाई। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का वर्तमान जो ध्येय वाक्य है सीलम परम भूषणम, सीलम परम भूषणम, अर्थात चरित्र सबसे बड़ा गुण है, ये होता है। ठीक है, जो पहले सीलम परम भूषणम नहीं, पहले सर्विस बिफोर सेल्फ था, वर्तमान में सीलम परम भूषणम है। इसका मतलब 4था स्टेटमेंट आपका गलत होगा और आपका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और तीसरा स्टेटमेंट सही है और 2 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। इस वीडियो में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय सैनिक स्कूल, पब्लिक स्कूल और डाइस, इससे संबंधित जो भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे शामिल किए गए हैं। अब 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मिलिट्री स्कूल हेतु महाराजा उदयभान सिंह ने जमीन दी थी? तो भारत में मैंने आपको बताया था, भारत में 5 मिलिट्री स्कूल हैं। उन 5 मिलिट्री स्कूलों में 2 राजस्थान में हैं। उन 2 में से एक आपका पहला चित्तौड़ है और दूसरा ठीक है धौलपुर है। तो ये जो धौलपुर वाला है, सॉरी, एक अजमेर में है, धौलपुर एक अजमेर में और एक धौलपुर में।
तो धौलपुर के राजा थे उस समय उदयभान सिंह। उन उदयभान सिंह ने अपने महल में स्थान दी थी ये स्कूल खोलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीसरा विकल्प है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान में नया प्रस्तावित सैनिक स्कूल नहीं है? देखिए, मैंने आपको बताया था सैनिक स्कूल के बारे में। जहां भी आपको ये सैनिक स्कूल दिखे शब्द, कुछ चीजें आपके दिमाग में क्लिक होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था 35 सैनिक स्कूल हैं संपूर्ण भारत में, 2 राजस्थान में है। 2 राजस्थान में कौन कौन सी हैं? एक चित्तौड़ है और एक आपका झुंझुनू है। मैंने आपको ये भी बताया था 27 सैनिक स्कूल प्रस्तावित हैं, 27 प्रस्तावित हैं। इन 27 प्रस्तावित स्कूलों में 5 प्रस्तावित स्कूल राजस्थान में हैं। 5 कौन कौन सी हैं? एक आपकी जयपुर में बनेगी, एक आपकी पाली में बनेगी, एक आपकी उदयपुर में बनेगी, एक आपकी दौसा में बनेगी और एक आपकी बनेगी अलवर में। तो यदि ये चीजें आपको ध्यान में हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में नया प्रस्तावित सैनिक स्कूल नहीं है? देखिए, जयपुर आ गया, अलवर आ गया, पाली आ गया, झुंझुनू इनमें है क्या? झुंझुनू इनमें नहीं है, क्योंकि झुंझुनू में तो पहले से स्कूल है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्थापित सैनिक स्कूल है? सैनिक स्कूल 2 हैं आपके इसमें, एक तो झुंझुनू में है और एक चित्तौड़ में है। तो सी और डी मतलब तीसरा ऑप्शन हो गया। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूलों के नाम से 15 सितंबर 1925 से स्थापित है, बिल्कुल सही है। 1952 में जो है इनको पब्लिक स्कूल की तर्ज पर पुनर्गठित किया गया था। हाँ, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ बुक्स में 52 मिलता है और कुछ स्कूलों में कुछ जो है बुक्स में 54 मिलता है। तो इसको सही मान के चलो आप 1952 या 54। 1966 में इन स्कूलों का नाम बदलकर मिलिट्री स्कूल कर दिया गया, ये भी सही है। ये पूर्णतः गैर आवासीय नहीं है, ये स्कूलें पूर्ण रूप से आवासीय होती हैं। और इस प्रश्न से संबंधित देखिए आपको कुछ फैक्ट ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कुछ डेट्स आपको मिलिट्री स्कूलों के बारे में ध्यान रखनी है। 1922, 1925, 1954, 1966 और 2007। अब इनमें हुआ क्या था, अलग अलग आपको ध्यान रखना है। देखिए, 1922 में देश की पहली जो सैनिक स्कूल है, मिलिट्री स्कूल है, वो स्थापित हुई थी चेल हिमाचल में। ठीक है, ये चेल हिमाचल वाली जो है स्कूल कक्षाएं शुरू हो गई थी 1925 में। 1954 में इन स्कूलों को 1954 या 1952 मान सकते हैं इसको, इन स्कूलों को पब्लिक स्कूल का दर्जा दिया गया। 1966 में इसको मिलिट्री स्कूल बना दिया गया, नाम दिया गया। और 2007 में इसको नेशनल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का दर्जा दिया गया। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कैडेट को जॉर्जियन बोलते हैं, बिल्कुल सही है। और सैनिक स्कूल के जो सदस्य होते हैं उनको कैडेट बोलते हैं, कैडेट। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है, ध्यान रखना। चेल पंजाब या चेल हिमाचल, क्योंकि चेल उस समय तो पंजाब में पड़ता था, बाद में ये आपका हिमाचल में आ गया। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये सबसे पुराना है। 1922 में जॉर्ज पंचम ने यहाँ पे स्कूल स्थापित किया था। सबसे नवीनतम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर है, उदयभान सिंह जी ने अपनी जो महल है उसमें जगह दी थी। भारत में कुल 35 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे भाई, देखिए सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में आप अंतर कर लेना। सैनिक स्कूल भाई 35 हैं, मिलिट्री स्कूल तो 5 ही हैं। तो आप 35 और 5 के चक्कर में प्रश्न को गलत कर दोगे, ये ध्यान रखना है। सैनिक स्कूल भी राजस्थान में 2 हैं, सॉरी
और मिलिट्री स्कूल भी 2 हैं। मिलिट्री स्कूल हैं आपके अजमेर में और धौलपुर में, और सैनिक स्कूल हैं आपके चित्तौड़गढ़ में और झुंझुनू में। मिलिट्री स्कूलों को अपने वर्तमान नाम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कब नाम दिया गया था वही मैं बताऊंगा। अभी देखिए 25 जून 2007 आ रहा है, फिर मैं आपको रिपीट करूंगा। 1922 की तिथि चेल में स्थापित हुआ था। 1925 में चेल से मिलिट्री स्कूल की कक्षाएं शुरू हो गई थी। 1954 में इनको पब्लिक स्कूल का दर्जा दिया गया था। 1966 में इनको मिलिट्री स्कूल बनाया गया और 2007 में इनको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का दर्जा दे दिया गया। ये 5 वर्ष आपको अच्छे से ध्यान रखना है भाई। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, अभी मैंने बताया था 5 मिलिट्री स्कूल हैं, जिनमें एक आपका हिमाचल प्रदेश में है, 2 आपके कर्नाटक में हैं, 2 आपके राजस्थान में हैं। हिमाचल प्रदेश वाले का नाम है चेल, कर्नाटक में 2 हैं, एक तो बेलगांव में और एक बेंगलुरु में, ठीक है। और राजस्थान में जो 2 सैनिक स्कूल हैं वो आपका एक तो अजमेर में है, अजमेर, और एक आपका धौलपुर में है। धौलपुर वाले 1962 में बना था और अजमेर वाला जो है 1930 में बना था। ये थोड़ा सा आपको डिटेल ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर की स्थापना 1930 में हुई थी, बिल्कुल सही है। यह एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल है जो रक्षा मंत्रालय का ए श्रेणी का स्कूल है, ये भी सही है। इस विद्यालय में 13% आरक्षण आम नागरिकों के लिए सुरक्षित रखा हुआ है, ये भी सही है। इस विद्यालय में कक्षा 6, 9 व 11 में प्रवेश दिया जा सकता है। तो ये 6ठी और 9 में इसमें आपका जिस विद्यालय में 13% आम नागरिकों के लिए सुरक्षित है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों में 6, 9 और 11 में प्रवेश 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पे दिया जाता है, ये गलत है। अगला देखते हैं, फिर देखेंगे इसको। 16वां प्रश्न है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? 16 जुलाई 1962 को इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल है। भारत का सबसे छोटा और नवीनतम मिलिट्री स्कूल है, बिल्कुल सही। 1 से 12 तक अध्ययन करवाया जाता है, 1 से 12 तक नहीं, मिलिट्री स्कूलों में 6 से 12 तक अध्ययन करवाया जाता है। ये स्वतंत्रता के बाद स्थापित एकमात्र मिलिट्री स्कूल है, ये भी सही है। तो तीसरा विकल्प आपका गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की स्थापना कब की गई? तो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर की स्थापना 16 जुलाई 1962 को हुई थी। उदय भान सिंह यहाँ के राजा थे, उदय भान सिंह जी ने अपने महल में जगह दी थी और ये स्कूल बनी थी। सैनिक स्कूल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में 35 आना चाहिए, 35 के साथ 2 आना चाहिए, 2 के साथ 27 आना चाहिए जो प्रस्तावित हैं, और 27 यदि आपको याद आ गया तो आपको 5 भी ध्यान रखना है। ये 5 याद आ गया तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये 5 कहाँ कहाँ प्रस्तावित हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, पाली और उदयपुर, ठीक है। अब प्रश्न को पढ़ो। सैनिक स्कूल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सैनिक स्कूल की स्थापना की मांग कांग्रेस के 3रे अधिवेशन में हुई थी, और कांग्रेस का अधिवेशन 3रा अधिवेशन 1887 में हुआ था, 85 में पहला, 86 में दूसरा और 87 में तीसरा, ठीक है। सैनिक स्कूलों की स्थापना रक्षा मंत्री वीके कृष्ण मेनन की परिकल्पना पर आधारित थी, ये भी सही है। सैनिक स्कूलों की स्थापना का विचार इंग्लैंड के पब्लिक स्कूलों से प्रेरित होकर एवं राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ था, ये भी सही है। और 1960 में स्थापित मध्य प्रदेश सैनिक स्कूल भोपाल भारत का प्रथम सैनिक, मध्य प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश की लखनऊ सैनिक स्कूल है उत्तर प्रदेश में, वो भारत की पहली सैनिक स्कूल है, इसलिए ये 4थे नंबर का विकल्प आपका गलत हो जाएगा। सैनिक स्कूल सोसाइटी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सैनिक स्कूल सोसाइटी रक्षा मंत्रालय के तहत एक संगठन है, बिल्कुल सही है। सैनिक स्कूल सोसाइटी का मुख्य कार्यकारी निकाय रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करने वाला एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है, ये भी सही है।
सैनिक स्कूलों के मामलों नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करने के लिए रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी कमेटी गठित की गई है, ये भी सही है। स्कूल के स्थानीय प्रशासन की देखभाल एक स्थानीय नगर पालिका बोर्ड नहीं करता भाई, इसकी एक अलग से रक्षा सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी कमेटी होती है, उसके द्वारा होता है। तो ये चौथा विकल्प आपका गलत है, इसलिए ये आपको मार्क करना है। सैनिक स्कूल प्रवेश प्रक्रिया हेतु राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन कौन सी एजेंसी करता है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो एनटीए कहाँ है? एनटीए, एक नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। सैनिक स्कूलों में एक कैडेट को जो 12वीं कक्षा पूरा कर लेता है उसको कौन सी श्रेणी का प्रमाण पत्र मिलता है? बी श्रेणी का मिलता है। ऑप्शन देख लीजिए, 2 नंबर सही आएगा आपका। सैनिक स्कूल में आरक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, इन सैनिक स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण व्यवस्था 67% उसी राज्य के लड़कों के लिए जहां सैनिक स्कूल स्थित है और 33% अन्य राज्यों के लिए, ये सही है। कक्षा 6 में प्रवेश के समय कुल सीटों का 10%, 10 सीट जो भी अधिक हो लड़कियों के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। यहाँ पे लड़कियों की बात आई है, मैंने अभी आपको बताया था 3 शैक्षिक सत्र लड़कियों का के बारे में, आरक्षण के बारे में यदि आपके प्रश्न यदि कोई आता है तो आपको ये ध्यान रखना है, 3 शैक्षिक सत्र आपको ध्यान रखना है। 2022-23 का सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखना है। देखिए 2018-19 का जो शैक्षिक सत्र है उसमें लखनऊ उत्तर प्रदेश की में जो सैनिक स्कूल है उसकी कक्षा 9 में 20 बालिकाओं को प्रवेश दिया गया था सबसे पहले। तो यदि ये पूछे कि भारत में सबसे पहले कौन से शैक्षिक सत्र में बालिकाओं को सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया गया, तो 2018-19। और यदि ये पूछे कि भारत में सबसे पहले कक्षा 6 में बालिकाओं को प्रवेश कौन से स्कूल में दिया गया, तो वो आपको स्कूल ध्यान रखना है। मिजोरम में एक सैनिक स्कूल है छिंगछिप, लिख देता हूं मैं, छिंगछिप सैनिक स्कूल मिजोरम। इसमें सबसे पहले कक्षा 6 में प्रवेश दिया गया था बालिकाओं को शिक्षा शैक्षिक सत्र 2019-20 में। ठीक है, तीसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। आरक्षण व्यवस्था में 15% सीट एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए, 27% ओबीसी के लिए। तो सही है, विकल्प सारे सही है। तो यह आपका 4 नंबर का विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। देश में वर्तमान में सैनिक स्कूलों के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिए सैनिक स्कूल, वही सैनिक स्कूल नाम स्क्रीन पे देखते ही आपके दिमाग में कुछ डेटा आ जाने चाहिए। अब वो क्या है, कुछ जो भी डेटा याद आने चाहिए। 35 सैनिक स्कूल संपूर्ण भारत में हैं, 2 राजस्थान में हैं, 27 सैनिक स्कूल प्रस्तावित हैं। इन 27 प्रस्तावित स्कूलों में 5 सैनिक स्कूल राजस्थान में प्रस्तावित हैं। ये 5 का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है। जयपुर है, आपका दौसा है, अलवर है, पाली है और उदयपुर है। ठीक है, अब देखो 35 सैनिक स्कूल हैं और 27 प्रस्तावित हैं, बिल्कुल सही। पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में है, 1960 में स्थापित हुआ था, बिल्कुल सही है। इस 1960 वाले के 2 साल बाद में आपका चित्तौड़ वाला स्थापित हो गया था। राजस्थान में 2 स्थापित सैनिक स्कूल हैं, 5 प्रस्तावित हैं, 5 यहाँ पे बता दिए मैंने आपको। सैनिक स्कूल झुंझुनू का राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल है, नहीं झुंझुनू वाला तो 2018 में बना था भाई। 1962 में पहले अजमेर में बन गया था ना आपका, चित्तौड़ में 61-62 में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। 4 नंबर, निम्न में से कौन से राज्य में सैनिक स्कूल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से सैनिक स्कूल, कौन से राज्य में सैनिक स्कूल नहीं है? देखिए ये प्रश्न पे आए, उससे पहले मैं आपको वो 4 स्टेट्स के नाम बता देता हूं जहां पर
सैनिक स्कूल हैं ही नहीं। भारत के लगभग सभी स्टेटों में सैनिक स्कूल हैं, किसी में एक या किसी में दो। सर्वाधिक तो मैंने आपको बता ही दिया, सर्वाधिक सैनिक स्कूल आपके उत्तर प्रदेश में हैं। कितने हैं? 4। अच्छा, 4 स्टेट कौन कौन से हैं जहां पर सैनिक स्कूल नहीं है? तो वो आपको देख लो। एक तो है आपका मेघालय, एक है आपका सिक्किम, एक है आपका त्रिपुरा और एक है आपका तेलंगाना। अब इनमें देखिए, तेलंगाना में नहीं है, सिक्किम में नहीं है, मेघालय में नहीं है, मणिपुर में तो है, क्योंकि छिप जो स्कूल है वो भी शायद वहीं पे थी, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। वो मिजोरम में थी वो। चलिए आगे चलते हैं। सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश के संदर्भ में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 2018-19 में कक्षा 9 में उत्तर प्रदेश लखनऊ में प्रवेश दिया था, सही। 2019-20 में कक्षा 6 छिंगछिप मिजोरम, ये भी सही। 2022-23 में लड़कियों को देश के सभी सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 में प्रवेश देना शुरू हो गया। तो वाक्य में तीनों ही विकल्प सही हैं, तो 4 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सैनिक स्कूल का प्रशासन वहां की राज्य सरकार द्वारा संचालित होता है? देखिए, सैनिक स्कूल के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, 35 सैनिक स्कूल हैं, इनमें से 4 सर्वाधिक यूपी में हैं। एक तो यूपी की और एक आपका जो है जम्मू कश्मीर की मानसकल। ये 2 सैनिक स्कूल ऐसी हैं 35 में से जो जहां का प्रशासन स्टेट गवर्नमेंट करती है। बाकी सब में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो बैठक होती है उसके द्वारा गृह मंत्रालय के अधीन इनका शासन चलाया जाता है। तो यूपी और मानसकल मतलब एक तो ये वाला, एक ये वाला, तो 1 और 2 विकल्प ए और बी इसमें है, तो 1 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। 27वां है, सैनिक स्कूलों में प्रधानाचार्य निम्न में से किस रैंक का होना चाहिए? तो या तो सैनिक स्कूल का जो प्रधानाचार्य है उसका जो नियुक्ति होती है गृह मंत्रालय द्वारा होती है, और वो या तो कर्नल रैंक का होना चाहिए या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का होना चाहिए। सर्वाधिक सैनिक स्कूल निम्न में से कौन से राज्य, मैंने आपको बताया, तो उत्तर प्रदेश में 4 सैनिक स्कूल हैं। भारत का पहला पब्लिक स्कूल सनावर शिमला में है, ये आपको ध्यान रखना है। उस स्कूल का जो नाम है लॉरेंस पब्लिक स्कूल है, लॉरेंस पब्लिक स्कूल सनावर शिमला, ये भारत की पहली पब्लिक स्कूल है। ठीक है। चेल हिमाचल प्रदेश भारत की पहली मिलिट्री स्कूल है। मेयो कॉलेज राजस्थान की पहली मिलिट्री स्कूल है, पब्लिक स्कूल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चारों, लखनऊ उत्तर प्रदेश में तो पहली, ये तो देखिए अब सारा एक ही जगह हो गया। लखनऊ उत्तर प्रदेश में भारत की पहली सैनिक स्कूल बनी, चेल में पहली मिलिट्री स्कूल चेल हिमाचल में, मेयो कॉलेज है राजस्थान की पहली पब्लिक स्कूल है, और सनावर शिमला में देश की पहली पब्लिक स्कूल यहाँ है। ये देश की पहली है और ये राजस्थान की पहली है। ठीक है। विश्व का प्रथम सह शैक्षिक बोर्डिंग पब्लिक स्कूल कौन सा है? तो विश्व का पहला सह शैक्षिक बोर्डिंग स्कूल है आपकी लॉरेंस पब्लिक स्कूल सनावर शिमला, क्योंकि जो ये आपकी महारानी गायत्री देवी MGD स्कूल का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जयपुर में लड़कियों हेतु राजस्थान राज्य का प्रथम पब्लिक स्कूल है ये MGD महारानी गायत्री देवी स्कूल। ठीक है। सैनिक स्कूल झुंझुनू के बारे में आपको यही ध्यान रखना है कि राजस्थान में 2 सैनिक स्कूल हैं, उनमें से जो झुंझुनू वाली है वो 2018 में बनी थी और चित्तौड़ वाली 1961 में बनी थी। आगे आपको ध्यान रखना है, निम्न में से कौन सी विशेषता पब्लिक स्कूलों की नहीं है? ये विद्यालय के आवासीय विद्यालय होते हैं, ये आमतौर पर नगर के कोलाहल से दूर होते हैं, ये संस्थाएं बहुत खर्चीली होती हैं लेकिन आम जन के लिए नहीं होती, इतनी महंगी होती हैं कि यहाँ पे सामान्य व्यक्ति के बच्चों का पढ़ना संभव ही नहीं है। तो ये आपका चौथा नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा स्कूल पब्लिक स्कूल है? राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल
निम्न में से कौन सा स्कूल पब्लिक स्कूल नहीं है, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल पब्लिक है क्योंकि महंगा है। सैनिक स्कूल भी उसी श्रेणी में आता है। ईसाई मिशनरी द्वारा संचालित स्कूल भी उसी श्रेणी में आता है, लेकिन ये राज्य का सरकारी स्कूल है, वो पब्लिक स्कूल की श्रेणी में नहीं आ सकता। मॉडल स्कूल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। वर्ष 2010-11 में 6000 मॉडल स्कूल खोले गए पहली बार। 6000 मॉडल स्कूलों में 2500 मॉडल स्कूल पीपी मॉडल पे शुरू किए गए, ये भी सही है। इन स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात जो है 25 बालकों पर 1 शिक्षक होना चाहिए, और कक्षा छात्र अनुपात 1 कक्षा में 40 बच्चों से ज़्यादा नहीं बैठनी चाहिए। वर्तमान में इन स्कूलों का केंद्र और राज्य का वित्तीय अनुपात जो है 75-25 है। नहीं तो 75-25 मॉडल स्कूलों में तो अभी तक केंद्र सरकार कोई अंशदान इसमें नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट ही सारा काम कर रही है। तो यहाँ पे तो 100% आता तो सही था। 4 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन असुमेलित है। आदर्श विद्यालय योजना 2015 में शुरू हुई थी, सही है। ज्ञानोदय योजना 2010 में शुरू हुई थी। उत्कृष्ट विद्यालय योजना 2016 में शुरू हुई थी। कस्तूरबा गांधी विद्यालय जो है वो 2004 से शुरू हैं, 14 में नहीं हुए थे। तो 4 नंबर का विकल्प आपका सही हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के संबंध में संबंधित वाक्य पढ़ें और इनमें से कौन से वाक्य समूह सही हैं उसका चयन कीजिए आप। देखिए, KGBV आवासीय विद्यालय हैं, ठीक है। KGBV में 75% आरक्षण बालिकाओं के लिए, SC ST OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए हैं। KGBV में गैर आवासीय विद्यालय हैं, और KGBV में कोई जातीय समुदाय का आरक्षण नहीं है। KGBV में माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं। KGBV उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के विद्यालय हैं। ये आपको देख लेना है, जो चौथा विकल्प आपका इसमें सही है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब शुरू किए गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब शुरू किए गए थे। इन विद्यालयों की घोषणा तो 2004 में हो गई थी, लेकिन शुरू 2007 में हुए थे। तो पहला विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। गरिमा पेटी को निम्नलिखित में से कब और कितने समय। 1 महीने में एक बार गरिमा पेटी को खोलना बहुत जरूरी होता है। प्रति माह एक बार आपका आंसर हो जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितना प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं हेतु किया गया है। तो विशेष आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 5% आरक्षण इसमें रखा गया है। सिर पर मैला ढोने वाले परिवारों की बालिकाएं जो हैं उनको इसमें प्राथमिकता दी जाती है। 10वीं तथा 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्व शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अंशदान की वित्तीय भागीदारी अनुपात कितना था। 75-25 यहाँ पे आपका वो था, और कब कब कितना कितना शेयरिंग रहा वो सारा इसमें डिटेल है। ये आप चाहें तो उसकी PDF नीचे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप के माध्यम से। सर्व शिक्षा अभियान की राजस्थान में नोडल एजेंसी क्या थी। सर्व शिक्षा अभियान की नोडल एजेंसी है राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद। SIQ का पूरा नाम 41वें प्रश्न में पूछा था, तो स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इसका पूरा नाम होता है। स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। अच्छा, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्या होता है। ये भारत सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत 9 जुलाई 2015 को भूतपूर्व राष्ट्रपति जो थे APJ अब्दुल कलाम, उनके द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। तो ये RAA राष्ट्रीय आविष्कार अभियान जो है वो 2015 की अप्रैल माह में शुरू हुआ था। ए विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के मुख्य कार्यकलापों में क्या शामिल है। देखो, विद्यालय में हेतु विज्ञान और गणित के क्लब स्थापित करना इसका उद्देश्य है। उच्चतर शिक्षण संस्थाओं द्वारा विद्यालयों की मेंटरिंग करना भी इसका जो है उद्देश्य है। विद्यार्थियों के लिए गणित और विज्ञान के शिक्षण को रोचक बनाना भी इसका उद्देश्य है। तो इसमें चौथा विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
प्राथमिक शिक्षा की प्रगति का ट्रैक रिकॉर्ड रखने हेतु शैक्षिक विकास सूचकांक का विकास न्यूपा ने किया है। शाला दर्शन कार्यक्रम में राजस्थान में प्रारंभ स्कूल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ऑनलाइन पोर्टल है। सर्व शिक्षा अभियान में वर्ष 2010 तक 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा पूरी करने का लक्ष्य था। राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान 2011-12 में शुरू हुआ नहीं, 2001-2 में ही ऐसे शुरू हो गया था। तो 4 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम 2003-4 नहीं 2001-2 में शुरू हुआ था, यही स्टेटमेंट आपका गलत है। 2017-18 में सर्व शिक्षा अभियान में केंद्र व राज्य सरकार की भागीदारी 60-40 बिल्कुल सही। शिक्षा अभियान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में शिक्षक छात्र अनुपात 1:40 रहना चाहिए, जो स्टैंडर्ड है। राजस्थान में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद के निदेशन में और नियंत्रण में हुई थी, ये भी आपका सही है। तो 45वें प्रश्न का उत्तर होगा आपका 1 नंबर का। सर्व शिक्षा अभियान का निर्धारित समाप्ति वर्ष क्या था? 2010 इसका समाप्ति वर्ष था। 2000 या मतलब ये कहा गया था कि 2001 में कार्यक्रम शुरू करेंगे, 2010 तक इसके सारे जो लक्ष्य हैं हमने जो निर्धारित कर रखे हैं वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन बाद में इस अभियान की अवधि बढ़ाएगी और 2018-19 तक इसको 18-19 तक भी इसके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, तो समग्र शिक्षा अभियान ऐसे जो हैं को नए फ्लैगशिप कार्यक्रम में इसको समसा में इसको शामिल कर दिया गया। शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में शामिल किया गया था। 4 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में शाला दर्पण कार्यक्रम प्रारंभ कब हुआ? तो राजस्थान में अगस्त 2015 में शाला दर्पण कार्यक्रम शुरू हुआ था। 2015 में ही शाला दर्शन जो प्राथमिक स्कूलें हैं दर्शन उसके लिए और आपके जो सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के लिए शाला दर्पण शुरू किया गया था 2015 में। 49वां प्रश्न है, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालयों व अधिक नामांकन वाले विद्यालयों को अपने स्तर पर स्व मूल्यांकन करने की योजना चलाई गई थी, उसको क्या कहते हैं? तो उस योजना का नाम था आपका शाला सिद्धि। तो 3 नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा उत्कृष्ट विद्यालय योजना कब शुरू की थी? तो राजस्थान में उत्कृष्ट विद्यालय योजना जो है 2016-17 के सत्र में शुरू की गई थी। सर्व शिक्षा अभियान के संबंध में निम्न कथन दिए गए हैं और उपयुक्त में से सही कथनों के कूट आपको चयन करना है। ये डबल हो गया भाई, क्या है ये? ठीक है। इसके उद्देश्यों में विद्यालय में 100% नामांकन व ठहराव सुनिश्चित करना शामिल है, बिल्कुल सही है। किसी कारण विद्यालय शिक्षा प्राप्त न कर पाने वाले ड्रॉप आउट या आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना इसका परम दायित्व है, परम कर्तव्य उद्देश्य है, ये भी सही है। इसकी वित्त व्यवस्था 2017-18 में योगदान 65% था केंद्र का, ये भी सही है। और ये आपका सर्व शिक्षा अभियान दिसंबर 2017 में पूरा हो गया है। अब यहाँ पे आपका उत्तर होगा 4 नंबर का, ए और बी आपका विकल्प सही है। यहाँ पे 75% होगा शायद, ये 60%, 60-40 का रेशा लास्ट में हो गया था, तो आपका ए और बी इसमें सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान तल प्रधान उपागम का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि ये नियोजन टीम की समस्याओं से अवगत कराता है, यद्यपि इसके समाधान में सहायता प्रदान नहीं करता। प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण एवं संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया? तो ये जो अभियान है सर्व शिक्षा अभियान, वो आपको भारत सरकार की सहायता से शुरू किया गया था।
वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम किसके नियंत्रण में संचालित है? स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम में भोजन बनाने की लागत की भारत सरकार द्वारा नई स्वीकृत दरें कितनी हैं? देखिए 4.97 को आपको ध्यान रखना है। 1 से 5 तक की जो कक्षाएं हैं वहां पे प्रति बालक 4.97 रुपये का भुगतान होता है और 6 से 8 तक के बालकों में 7.45 रुपये प्रति छात्र भुगतान किया जाता है। और एक चीज और को ध्यान रखना है कि जो कुकम हेल्पर है ना उसकी वर्तमान मानदेय है वो 1742 है। ये भी पूछा जा सकता है। तो ये भी सही है और ये भी सही है, तो विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा सर्व शिक्षा अभियान को अनिवार्य किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान को जो अनिवार्य किया गया वो था आपका 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शुरू हुआ था, जिसमें आपके अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 51 के तहत बिंदु के मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना 2004-05 में शुरू की गई। राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में 15 अगस्त 1945 को शुरू की गई। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान 9 जुलाई 2015 को शुरू किया गया। राजस्थान में साला दर्पण कार्यक्रम 2005 में शुरू नहीं किया गया था, ये 2015 में शुरू किया गया था और 2015 में जो है आपका ये कार्यक्रम साला दर्पण और साला दर्शन के नाम से प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के लिए शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान संविधान संशोधन यह भी आया है, इसके बारे में जो भी संपूर्ण डिटेल्स हैं वो नीचे दे रखे हैं, आपको इसकी PDF मिल जाएगी। नजरी नक्शा में उत्तर दिशा अंकित की जाती है, तो नजरी नक्शा में उत्तर दिशा ऊपर की ओर दाईं तरफ, यानी 2 विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। ये जो नीला गोला है स्कूल जाने वाली बालिका और स्कूल जाने वाला बालक लाल आएगा। इसमें माध्यमिक विद्यालय को त्रिकोण से दर्शाते हैं, कुआ या बावड़ी को नीले गोले से दर्शाते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय में त्रिकोण के ऊपर गोला होना चाहिए और आंगनबाड़ी को स्टार से और कच्चा रास्ता भूरा रंग में। ये आपके सारी डिटेल्स हैं। वर्तमान में अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 RTE के तहत गैर सरकारी विद्यालयों की 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश की आय सीमा 2.5 लाख हो गई है। भाई पहले 1 लाख ही थी, तो अभी 2.5 लाख है। 2 नंबर का विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से कब साला दर्पण व साला दर्शन पोर्टल शुरू, कब साला दर्पण और साला दर्पण राजस्थान में निम्न में से कब साला दर्पण तथा साला दर्शन पोर्टल का प्रारंभ किया गया था? तो 12 फरवरी 2016 और जनवरी 2019 से जो है वो आपका साला दर्पण और साला दर्शन जो पोर्टल है उसको एक कर दिया गया था। 2015-16 का जो शैक्षिक सत्र था इसमें इसको शुरू किया था साला दर्पण और साला दर्शन के नाम से, और फिर 2019 की जनवरी में दोनों को मिला दिया गया और अब साला दर्पण के नाम से ही क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, इसमें आपका देख लेना है, इसमें डिटेल सारी दे रखी है। 2 नंबर का आंसर इसमें हो जाएगा और सारा जो समसा के बारे में, रमसा के बारे में, SSC के बारे में सारी डिटेल इसमें बताई गई है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को निम्नलिखित में से कब मंजूरी दी गई? तो 4 अगस्त 1921, आपको ये ध्यान रखना है, 4 अगस्त 1921। केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 1921 को समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को मंजूरी दी है और समग्र शिक्षा अभियान 2.0 का कार्यकाल 1 अप्रैल से 31 मार्च 26, 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 2026 तक रहेगा। रमसा 2.0 में केंद्र सरकार का वित्तीय अनुपात 60:40 रहेगा।
समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को केंद्र सरकार ने 4 अगस्त 21 को मंजूरी दे दी गई है। इसका कार्यकाल 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 26 तक रहेगा। प्री प्राइमरी से जो है समग्र शिक्षा 2.0 प्री प्राइमरी से कक्षा 12 तक प्रभावी रहेगा। समग्र शिक्षा अभियान 2.0 में समसा, एसएसए, रमसा और टीई टीचर्स एजुकेशन को शामिल कर दिया गया है। यह योजना समग्र शिक्षा अभियान 2018 का ही एक उन्नत संस्करण है जिसमें राज्य तथा केंद्र का वित्तीय अनुपात 60-40 रहेगा। ये भी आपका सही है। तो सारे विकल्प आपके सही हैं। 4 नंबर का विकल्प आपको सही उत्तर मार्क करना है। आरटीई एक्ट 2009 की कौन सी धारा ये दर्शाती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी संतान या प्रतिपाल्य को प्रवेश दिलाए। ठीक है, तो आपको ये धारा 10 का ध्यान रखना है। धारा 10 ये कहता है कि प्रत्येक माता पिता को अपने बालकों को जो है अनिवार्य शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा दिलाया जाना चाहिए। देखिए 29 मार्च 2021 को राजस्थान विधानसभा में एक संशोधन प्रस्ताव पारित हुआ। 1 अप्रैल 2011 से राजस्थान निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के नाम से लागू है। इसमें 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं, 1 अनुसूची है। अध्याय 4 इसमें सबसे बड़ा है। आपको ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि आरटीई के तहत जो आय सीमा थी 25% बालकों को निःशुल्क जो पढ़ाते हैं प्राइवेट स्कूल, उसकी आय सीमाएं वर्तमान में 2.5 लाख कर दी है जो पहले 1 लाख थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये देश की तीसरी शिक्षा नीति है, बिल्कुल सही है। पिछली शिक्षा नीति 1986 में बनी थी, ये भी सही है। 1992 में नरसिम्हा राव सरकार ने 1986 की तीसरी शिक्षा नीति में परिवर्तन किया था, दूसरी शिक्षा नीति में। नई शिक्षा नीति के गठन के लिए बनी समिति का गठन के कस्तूरी रंगन को बनाया गया है, ये भी सही है। नई शिक्षा नीति देश की कुल जीडीपी का 8% हिस्सा शिक्षा पर खर्च करती है। 8% नहीं है, 6% ही है। और ये फॉर्मूला तो सही है, 5 + 3 + 3 + 4। तो इसमें आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नैप का पूरा नाम है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपका नैप का पूरा नाम है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। भारत का पहला मदरसा 1781 में वोरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ते में खोला था, सही। भारत का पहला संस्कृत विद्यालय 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में खोला था, सही। 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान था, जिसे 1833 में बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया, ये भी सही है। 1835 में लॉर्ड मैकाले ने भारत में हिंदी माध्यम में शिक्षा देने की वकालत की थी। हिंदी नहीं, हिंदी माध्यम में नहीं, अंग्रेजी माध्यम के लिए उन्होंने कहा था। तो ये आपका विकल्प नंबर 4, यानी लॉर्ड मैकाले ने फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। फिल्ट्रेशन सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ये कहा था कि जो समाज का उच्च वर्ग है उसको शिक्षा दीजिए अंग्रेजी माध्यम में, और यही शिक्षा छन छन के नीचे के निम्न तल के जो भी लोग हैं उनके पास ये शिक्षा पहुंच जाएगी, और हमारे लिए एक मतलब क्लर्क वर्ग ऐसा तैयार हो जाएगा जो हमारे प्रशासनिक कार्यों में नियमित रूप से सहयोग करता रहेगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। विद्यालयों में आधारभूत सुविधा उपलब्ध करवाने का उद्देश्य लेकर वर्ष 1989 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया, सही। 1992 में स्वीडन सरकार की सहायता से लोक जुम्बिश परियोजना शुरू की गई, जिसे एसएसए और रमसा के अग्रगामी कहा गया, बिल्कुल सही है। कोठारी शिक्षा आयोग ने संपूर्ण देश में एक समान शिक्षा लागू करने की सिफारिश की थी, ये भी सही है। और एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम 2015 नहीं 2005 में ही शुरू हो गया था। प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह शुरू किया गया था और बोझ रहित शिक्षा के नाम से यह काम किया गया था। पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण योजना निम्नलिखित में से कब चालू की गई? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है वो 29 सितंबर 2021 से चालू कर दी गई है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रखना है। पीएम पोषण आपके एमडीएम से संबंधित योजना है, तो अभी यहाँ पे जो दरें हैं वो भी आपको थोड़ा सा
वो कर लेना है। यहाँ पे 100 ग्राम प्रति बालक प्रति, ये सारी डिटेल्स आपको ध्यान रखनी है। 1742 रुपये भी आपको ध्यान रखना है। मिड डे मील योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 1 से 5 तक के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम बिल्कुल अनाज सही देता है, 450 कैलोरी भी सही है, और 20 ग्राम प्रोटीन दी जाती है 5 तक, और 150 मिलीलीटर दूध उपलब्ध करवाया जाता है। आजकल हालांकि दूध को तो बंद कर दिया है। 6 से 8 में 150 ग्राम तो अनाज, 700 किलो कैलोरी ऊर्जा, 30 ग्राम यानी 10 ग्राम ज़्यादा अतिरिक्त दी जाते हैं, और प्रोटीन और 200 ml दूध। यही गणना कर लेना आप। एक स्तर पे 100 ग्राम अनाज, दूसरे स्तर पे 150 ग्राम अनाज। एक स्तर पर 450 कैलोरी ऊर्जा और दूसरे पे 700 कैलोरी ऊर्जा। एक स्तर पर 20 ग्राम प्रोटीन, दूसरे स्तर पर 30 ग्राम प्रोटीन। एक स्तर पर 150 मिलीग्राम दूध और दूसरे स्तर पे 200 मिलीग्राम दूध। वर्तमान में प्रत्येक कुक महल को प्रतिमाह 1742 रुपये दिए जाते हैं, बिल्कुल सही है। भोजन में मेन्यू के अनुसार चावल दाल और सब्जी बनती है, ये भी नहीं, ये चावल दाल नहीं बनती है, रोटी सब्जी बनती है। सोमवार को रोटी सब्जी बनती है। तो ये सारा जो है ना यहाँ पे दे दिया है मैंने। देखिए, एक तो मिड डे मील की जो 1/4/2014 से जो भी दरें लागू हैं वो यहाँ पे बता दी। पहले 4.48 था और आजकल 4.97 1 से 5 कक्षा में, और 6 से 8 में 7.45 रुपये प्रति छात्र दिया जा रहा है। 100 ग्राम अनाज और 150 ग्राम अनाज इधर, यहाँ 150 ग्राम मिलीलीटर दूध, यहाँ 200 मिलीलीटर दूध। यहाँ पे 450 किलो कैलोरी था, यहाँ पे 700 किलो कैलोरी था, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोमवार को रोटी सब्जी बनती है, मंगलवार को चावल दाल और सब्जी बनती है, बुधवार को रोटी दाल बनती है, गुरुवार को खिचड़ी बनती है, शुक्रवार को रोटी दाल बनती है, और शनिवार को रोटी सब्जी बनती है। ठीक है, ये सारा जो भी है आपके जो भी निर्देश हैं वो आपको ध्यान रखना है, पढ़ लेना है। इसकी PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अन्नपूर्णा दूध योजना के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और असत्य कथन का चयन करना है। मिड डे मील योजना के अंतर्गत बजट 2018-19 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2018 से दहमी कला जयपुर से की गई, ये भी सही है। 1 सितंबर 2018 से 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 6 दिन दूध पिलाया जा रहा है, ये भी सही है। दिसंबर 2020 में अन्नपूर्णा दुग्ध योजना में दुग्ध के प्रति बालक मात्रा 1.5 गुना बढ़ा दिया गया है, बढ़ा नहीं गया है, बंदी कर दी गई है इस योजना को। तो 4 नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। गार्गी पुरस्कार सीनियर योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इस योजना का प्रारंभ 1998 में बालिका शिक्षा फाउंडेशन के तहत की गई। ये योजना में सभी बालिकाएं पात्र होंगी जिन्होंने कक्षा 10 में 75% या अधिक अंक प्राप्त किए हैं। इस योजना में 6,000 रुपये की राशि 2 समान किस्तों में कक्षा 11 और कक्षा 12 में प्रदान की जाती है। ये पुरस्कार जिला शिक्षा अधिकारी माध्यम से बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। तो ये जो 6,000 रुपये दिए जाते हैं वो 2 किस्तों में नहीं दिए जाते हैं, एक मुश्त प्रदान किया जाता है। तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। आपकी बेटी योजना की शुरुआत निम्न में से कब की गई? तो आपकी बेटी योजना की शुरुआत 2004-5 में हुई थी, और इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं आपको PDF में मिली जाएंगी। बालिकाओं को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन का चयन कीजिए। इस योजना की शुरुआत 2010-11 में हुई, सही। योजना का लाभ राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मेरिट लिस्ट में आने वाली प्रथम 3 छात्राओं को दिया जाता है, ये भी सही। पात्र छात्रा को योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष अधिकतम 25 लाख रुपए और अधिकतम 3 वर्ष तक सरकार द्वारा वहन किया जाता है, ये भी सही है। इस योजना का आरंभिक नाम पद्माक्षी योजना था, बाद में बदल दिया गया। पद्माक्षी योजना इसका नाम नहीं था, पद्माक्षी योजना तो इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड का नाम था। तो यहाँ पे आपका चौथा नंबर का विकल्प हो जाएगा। शेष जो डिटेल्स हैं वो आपको जो है मिल ही जाएंगे PDF के माध्यम से। मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं कि यदि आप टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्कूल प्रबंधन की जो टेस्ट सीरीज है, स्कूल प्रबंधन की टेस्ट सीरीज में आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। इन 10 टेस्टों की कीमत मात्र 200 रुपये होगी। इसमें आपको PDF मिल जाएगा, ऑनलाइन टेस्ट मिल जाएगा और उसका वीडियो एनालिसिस मिल जाएगा।
ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको ये वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। और यदि हमारे टेस्ट सीरीज से आप जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स के लिंक मिल जाएंगे। हमारे जो आपके ऐप है हमारा आरजे टेस्ट सीरीज के नाम से और द स्मार्ट स्टडी के नाम से, तो वो सारी डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।